मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन डिस्कशन करना शुरू करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट होगा हम लोग का क्वेश्चन 46 हम लोग देखते हैं। लिखा है द प्रोसेस रिक्वायरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब इसमें से किसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं कि F से F-1 जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। फिर उसी तरह क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनाएंगे तो उसमें भी सेम थिंग्स होगा, और हाइड्रोजन से हाइड्राइड आयन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन इसमें देखा एब्जॉर्प्शन, तो हम लोग सेकेंड ऑप्शन देखते हैं और देख रहे हैं कि O प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू O-1, और फिर O-1 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू O-2। तो इसमें तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हैं, ऑक्साइड आयन बन गया, तो देख रहे हैं कि O- की साइज भी बढ़ गई, और इसमें इलेक्ट्रॉन पे देख रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ गया, तो इसके नेगेटिव चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी शुरू हो जाएगा। तो जिससे देख रहे हैं ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना डिफिकल्ट टास्क है, तो इसलिए इसको ऐड करने के लिए क्या इसमें एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी। तो देख रहा है एब्जॉर्प्शन वर्ड लिखा है, तो इसी में आपको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, जबकि ये इसमें और इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। तो हम लोग का ये ऑप्शन 46 का आपका बी नंबर आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इसमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें एलिमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें आप देख रहे हैं कार्बन का इस्तेमाल किया गया, इसमें आपका सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया, इसमें आपका जर्मेनियम का इस्तेमाल किया गया, और सबसे पहला जो ऑप्शन है वो टिन का इस्तेमाल किया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से कौन सा, देख रहे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, इसमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मीन्स एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग को पता है ये टिन का जो ऑक्साइड है ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का है, तो इसलिए हम लोग का ये 47 का फर्स्ट आंसर सही हुआ हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, करा किसमें मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप जानते हैं कि जिस एटम की साइज जितनी बड़ी रहती है तो उसका इलेक्ट्रॉन उतना लूज रहता है, और उसको निकालने के लिए कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यदि एटम की साइज वही अपोजिटली, यदि एटम की साइज जितनी छोटी रहेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, न्यूक्लियस से टाइट पैकिंग रहती है, तो इसलिए उसको तोड़ने में मतलब रिलीज करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू कहा कि जो लार्ज साइज के कंपेरिजन में। तो इसमें हम लोग देखते हैं सारे का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो देख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में 2p3 लास्ट में है, और देख रहे हैं और लास्ट ऑप्शन में भी यहाँ 2p5 है, देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड सेल का इस्तेमाल किया है, और जबकि जो हम लोग का थर्ड ऑप्शन है तो 3p तक गया है, और इसमें भी 3p का इस्तेमाल किया गया। तो इनकी तो साइज बड़ी है तो इनकी तो एनर्जी कम होगी, लेकिन अब यही कंपेरिजन में होंगे, ये दोनों आपके दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2p3 है और इसमें 2p5 है, तो इन्हीं दोनों को हम लोग को चेक करना है। तो देख रहा है ये तो हाफ फिल है, यहाँ पे 2p3 है यहाँ पे जो देख रहे हो, और इसमें जो देख रहे हो कि ये 2p यहाँ पे 5 है, और ये आपका 2 + 2 4 और +5 यहाँ पे 9, ये फ्लोरीन का केस हो गया। तो हम लोग को पता है कि फ्लोरीन की साइज सबसे देख रहे कि छोटी हो गई, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज्यादा टाइट पैकिंग हो गया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पे लिखा मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी किसकी रहेगी, इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो कहा कि इसकी ज्यादा रहेगी। ये तो कंपेरिजन में थे ही नहीं क्योंकि इनकी साइज तो बड़ी है, तो इनको यहाँ पे देखना था। तो इस तरह हम लोग का 48 का आंसर आपका डी नंबर का करेक्ट हो। अगले क्वेश्चन को डिस्कशन कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए विच
मॉलिक्यूल इज पोलर एंड नॉन प्लेनर, मतलब ये पोलर के साथ साथ हम लोग को नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल को भी ऑब्जर्व करना है कि कौन सा इसमें से चारों में से कौन पोलर के साथ साथ नॉन प्लेनर भी है। तो देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन SF4 लिखा है, तो ये पोलर भी है क्योंकि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है और ये सारे के सारे फ्लोर एक ही बॉन्ड में नहीं है, जबकि वाटर में देखेंगे तो इसका भी शेप रहता है। ये आपका नॉन प्लेनर, ये देख रहे हैं नॉन प्लेनर ए भी है, लेकिन ये भी पोलर आपको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को 49 का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा पोलर और नॉन प्लेनर, मतलब कि एक ही प्लेन में नहीं है, मतलब तो ये हम लोग का पहला 49 का ए जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ आलोक अग्रवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी इन DS साइंस इंस्टीट्यूट। आज हम और आप मिलकर के नीट 19 अप्रैल 2025 टेस्ट नंबर 18 का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक पार्ट का। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वन मॉलिक्यूल में। और हमसे क्या पूछ रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब एसिटिक एसिड की मैं अगर बातचीत करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। और अगर आपको मालूम हो तो आपको ये बात भी मालूम है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले लोग होते हैं F पर लगा H, O पे लगा H और N पे लगा H। ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब बताओ, एक नाम दे रहा है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये बेंजीनिंग पर आपका N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये आपका OH। आप बताओ, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ये ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में एक क्या फंस जाए? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम नाम देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप बताओ, ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अब पैरानाइट्रोफिनॉल की अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे क्या आता था? OH आता था और यहाँ पे क्या आता था? NO2। अब बताओ, इसमें आपका O पे लगा हुआ है H और O। अब बताओ, पोजीशन बहुत दूर दूर है, इसलिए अब बताओ इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आंसर हो जाएगा। एसिडिक एसिड में कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपका जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरल हाइड्रेट का, वो क्लोरल हाइड्रेट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करना। जो क्लोरल हाइड्रेट होता है वो उसका स्ट्रक्चर होता है CCl3CHOH होल ट्वाइस। क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? CCl3CHOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे मैंने लिखा CCl3CHOH होल ट्वाइस। अब बताओ, ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें आपका क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ऐसा है, एक क्लोरीन ऐसा है, फिर यहाँ पे क्या लगा है? कार्बन, यहाँ पे क्या लगा है? H, यहाँ पे क्या लगा है? O, यहाँ पे भी क्या लगा है? O पे क्या लगा है? H, और यहाँ पे भी क्या लगा है? H। क्लियर मेरी बात? तो आप बताओ, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कौन सी हो जाएगी? आप बताओ, इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो ये हो रही है, और इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो बताइए, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हम उसको क्या नाम देते हैं? इंट्रा। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक आपका इंटरमॉलिक्यूलर का कौन हो गया? एसिटिक एसिड। दूसरा कौन सा हो गया? पैरानाइट्रोफिनॉल। ये दोनों जो है कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं? इंट्रा। कौन सा कर रहे हैं? इंट्रा। और ऑप्शन में आपसे क्या पूछा है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो कर रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो आंसर इज ए। देखिए, एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन है, लिखा जनरली आयनी कंपाउंड्स हैविंग हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। मतलब आयनी कंपाउंडों का जो
ये बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है, लिखा है कि हाई रहता है, ये वर्ड यहाँ पे कोट किया गया है। तो ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या है, ये सही है, क्योंकि आयनिक कंपाउंडों में जो कटायन और अनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसी के वजह से तो देखा जाए कि रीजन में क्या दिया है, तो रीजन में भी आप देख रहे हैं एसेशन यहाँ पे यही वर्ड लिखा है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब आयनिक कंपाउंड जो कटायन और अनायन के बीच में ये जो कूलम्स लॉ है, ये क्या लिखा है, एमंग अपोजिटिवली चार्ज आयन। तो ये भी सही है। तो देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही भी है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए हम लोग का ये पहला नंबर ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा कि ये स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट सही के साथ एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। तो इसलिए हम लोग का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, देखते हैं। लिखा है द आइपिक नेम ऑफ, ये कंपाउंड का आइपिक नेम लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो ये प्लेटिनम को मैंने X मान लिया, देख रहा है ये 3 टाइम्स अमोनिया है, अमोनिया पे चार्ज आपका 0 है, तो 3 इंटू 0 हो गया। एक ब्रोमीन का एटम है तो 1 -1 हो गया। एक NO2 है तो 1, देख रहा है, और इसका भी -1 हो गया। एक क्लोरीन एटम है तो 1 और इसका भी -1 हो गया। फिर आगे बाहर भी इसके आउटर साइड में भी एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे 1 -1, और ये पूरे होल टोटल कंपाउंड कहा कि टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू मैंने 0 लिख दिया। तो इस तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो प्लेटिनम है हम लोग का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो देख रहा है कि इसमें भी 4th लिखा हुआ है, इसमें भी 4th है, इसमें भी 4th है और इसमें भी 4th है। तो देख रहा है कि सब में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग को जो इसके नाम है अल्फाबेट में, तो देख रहे हैं कि ये एमीन है, ये ब्रोमाइडो रहेगा, ये नाइट्राइडो N रहेगा और ये क्लोराइडो रहेगा। तो इनका अल्फाबेट में जब नाम लिखेंगे तो A पहले आएगा, तब B आएगा, तब C आएगा, तब N आएगा, और उसके बाद लास्ट में इसका नाम हम लोग क्लोराइड लिखा जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख रहा है कि यहाँ पे 3 टाइम्स, तो ट्राई एमीन, फिर उसके बाद देख रहे हो ब्रोमाइडो लिखा, उसके बाद क्लोराइडो लिखा, उसके बाद नाइट्राइडो N लिखा। देख रहा है ये सारे के नाम अल्फाबेट में आ गए, और तब हम लोग सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं यहाँ प्लेटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकाला था 4, तो यहाँ 4, और सबसे लास्ट में क्लोराइड। तो देख रहा है इसका नाम यहाँ क्लोराइड है। तो यही नाम हम लोग का सही। तो देख रहे हैं ये ऑप्शन हम लोग का सही हुआ 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which complex ion of cobalt will absorb light of highest wavelength? कह रहा है इसमें, देख रहे हैं आप, हाईएस्ट वेवलेंथ हम लोग को देखना है कि कौन सा इसमें कोबाल्ट का जो कंपाउंड है वो सबसे एब्जॉर्ब करेगा, हाईएस्ट वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब करेगा। क्या मतलब इसका हाईएस्ट वेवलेंथ, तो हम लोग को पता है कि ये E = Hc/λ होता है, और यहाँ पे यदि हम लोग लेमडा इधर करें तो ये यहाँ पे देखेंगे, तो देख सकते हैं कि ये एनर्जी जितनी कम से कम रहेगी, मिनिमम रहेगी, ये वेवलेंथ उतना क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग को देखना है कि इसमें कौन सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका वेवलेंथ क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो कोबाल्ट का जो फ्लोराइड होगा इसकी एनर्जी सबसे कम, ये एब्जॉर्ब, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एब्जॉर्ब करेगा, ये लाइट का एनर्जी सबसे कम एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए इसका वेवलेंथ क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैच द कॉलम, देख रहे हैं ये कॉलम को मैचिंग करनी है। तो इसमें हम लोग देखा जाए कि फर्स्ट कॉलम में यहाँ क्या लिखा है, इसमें आयंस दिए गए हैं, टाइटेनियम पे +2, Na पे +3, जिंक पे +2 और स्कैंडियम पे +2, और इधर उसका मैग्नेटिक मोमेंट देख रहा है बोर मैग्नेट्रॉन में दिया गया है। इसी को हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग उठाते हैं यहाँ स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का 21 होता है और इस पे आपको +2 दिया हुआ है, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो देख रहे हैं 3d1 4s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये आउटर मोस्ट से निकल जाएगा। तो
इस 1 को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1। अब उसके बाद इसका हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट होता है n+2 रहता है, तो n की वैल्यू 1 है तो 1+2 तो 2 + 1 3, ये √3 होगा, √3 1.73 bm। तो आप देख रहे हैं कि जो स्कैंडियम+2 का आया तो हम लोग इसको मैचिंग करा सकते हैं, इसका सीधे दिखाई दे रहा है 1.73 bm, तो हम लोग का ये मैचिंग हुआ। फिर उसी के बाद हम लोग टाइटेनियम देखा जाए Ti+2, यहाँ पे टाइटेनियम का 22 एटॉमिक नंबर होता है, इसका आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d2 4s2, क्योंकि यहाँ पे 2+2 में है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। देख रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों अनपेयर्ड है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो अंडर रूट 2 और n+2, तो 2 यहाँ पे, तो 2 + 2 4, 4 2 जा 8, तो √8 हो गया, √8 की वैल्यू हो जाएगी करीब यहाँ पे 2.82, यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि ये टाइटेनियम+2 का जो हम लोग मैचिंग करेगा तो 2.83 से यहाँ पे मैच कर सकता है। उसी के बाद स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, उसी के बाद हम लोग निकल को देखते हैं। यहाँ पे तो निकल 28 रहता है और E+3 में दिया हुआ है, तो ऐसे रहता है तो 3d8 4s2 रहता है, लेकिन यहाँ पे +3 दिया हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इसमें से, तो ये 7 हो गया। अब 7 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 7 दिया है तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो वही अंडर रूट में 3 और n+2, तो 3 + 2 5 और 5 3 जा 15, √15 का वैल्यू 3.87 bm होगा। तो देख सकते हैं कि निकल+2 इसका मैचिंग हम लोग का 3.87 से हो सकता है। फिर उसी के बाद सबसे लास्ट जो जिंक+2 लिखा हुआ है, तो जिंक+2 इसका एटॉमिक नंबर 30 है हम लोग का। तो देखते हैं कि 3d10 4s2 रहता है, लेकिन यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर निकलेगा 3d10, तो इसमें देख रहे हैं कि ये पूरा फुलफिल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका 0 होगा। तो देख रहे हैं जिंक का आपका 0 बोर में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार हम लोग का जो ऑप्शन जो देख रहे हैं हम लोग का, ए का 3rd दिखाई दे रहा है, बी का 1st दिखाई दे रहा है, और सी का 2nd दिखाई दे रहा है, और डी का ये 4th दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हम लोग का ये सी ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा द ग्रुप रिएजेंट फॉर द 4th ग्रुप रेडिकल्स। 4th ग्रुप रेडिकल के लिए कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं H2S एसिडिक लिखा हुआ है, सेकेंड में NaOH लिखा हुआ है, थर्ड में H2S बेसिक लिखा हुआ है, और लास्ट में अमोनियम क्लोराइड लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं ये 4th, चूंकि ये 4th ग्रुप है और ये रेडिकल का, तो हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, H2S बेसिक का इस्तेमाल, बेसिक मीडियम में H2S गैस पास कराते हैं। तो 55 का इस 3rd ऑप्शन आपका सही हुआ। यूपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, आप बताओ यहाँ पे फंक्शन ग्रुप कौन लगा हुआ है, एसिड। तो आप बताओ सीरीज अगर आपको याद आ रही है तो आपने सबसे पहले बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनाइड्राइड, एस्टर एसिड, क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, अल्डिहाइड, आइसोसाइनाइड, कीटोन, फलाना ढिकाना। तो आप बता दो यहाँ पर जो एसिड है तो इसका नाम हो जाएगा 1, इसका नाम हो जाएगा 2, इसका नाम हो जाएगा 3, इसका नाम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। अतः रूट वर्ड कितने कार्बन का 6, और मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, एसिड। तो 6 कार्बन के एसिड का नाम होगा। अब बताओ एसिड का जनरल नेम होता है अल्केनोइक एसिड। अब बताओ मैंने जो रूट वर्ड डिसाइड किया उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और अब बताओ कितने कार्बन का है 6, तो अल्क की जगह पे क्या लिख दोगे, हेक्स, तो क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड। और अब 3 नंबर पे क्या लगा है, अमीनो, 4 नंबर पे क्या लगा है, साइनो, तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा 3 अमीनो 4 साइनो हेक्सेनोइक एसिड। और अब बता 3 अमीनो 4 साइनो हेक्सेनोइक एसिड कहां दिया हुआ है, आंसर इज ए। नेक्स्ट, राइट करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। तो अब बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन कह रहा है, तो अब बताओ ये वाला जो कंपाउंड है ये कौन हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, 4n+2 के बराबर पहला इलेक्ट्रॉन से, और ये प्लस दोनों तरफ से रेजोनेंस में चल रहा है। तो आप बता दो, और ये सारा का सारा कंप्लीट रेजोनेंस ये कौन सा हो गया, एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3rd। अब 3rd के बातचीत करोगे तो बेंजाइलिक है और ये टर्शरी है। तो अब बता दो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये वाला टर्शरी कार्बोनिमाइन हो जाएगा, फिर कौन हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा 4। तो आप बताओ 3rd, 1st, 2nd, 4th किसमें दिया हुआ है, सी।
नेक्स्ट आंसर देखते हैं, द ऑर्निक कंपाउंड विच विल गिव द फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट। तो हमको मालूम है कि जो फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, अगर याद आ रहा हो तो टॉलेंस रिएजेंट, शिप रिएजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, ये सब किसकी पहचान है? माने कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड कितने प्रकार के होते थे? दो। एक कौन होता था? अल्डिहाइड। एक कौन होता था? कीटोन। लेकिन आप बताओ जो ये टेस्ट देते थे वो कौन होते थे? अल्डिहाइड। कौन देते थे? अल्डिहाइड। लेकिन फैलिंग सोल्यूशन जो होता था वो पहचान थी कि एलिफेटिक अल्डिहाइड देते हैं और एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देते। फिर कह रहा हूं बेटा, फैलिंग सोल्यूशन ही एक एलिफेटिक और एरोमेटिक को डिफरेंशिएट करता है। एरोमेटिक अल्डिहाइड फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते। तो आप बताओ ये कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? OH। आंसर नहीं होगा। दूसरा कौन है? एसीटोन। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन। और आप बताओ ये टेस्ट देते कौन है? केवल अल्डिहाइड। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा कौन है? एसिटल्डिहाइड। कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है? CHO। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? CHO। लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बेंजीन। यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? CH3। क्या प्रेजेंट है बेटा? CH3। ये कौन सा है? एलिफेटिक अल्डिहाइड। ये कौन सा है? एरोमेटिक अल्डिहाइड। और एलिफेटिक और एरोमेटिक में फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट कौन देता है? एलिफेटिक। कौन नहीं देता है? एरोमेटिक। और पूछ के रहा है विच विल गिव, इसलिए आंसर इज C। नेक्स्ट देखो, अब बताओ बेंजीन की आपने रिएक्शन करा रही है, रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो आप बताओ ये कौन है? लीविस एसिड। और ये कौन है? क्लोरीन। ये इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। अगर जब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो आप बताओ ये बना देगा ClAlCl3 माइनस और ये प्लस। यहाँ पे क्या लगा है? कार्बन। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पे क्या जाएगा? प्लस। प्लस आएगा तो कौन सा? और ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है। कौन सा क्लोराइड है? नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल क्लोराइड हमेशा इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनेगा तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 प्लस आ जाएगा। और अब बता दो ये कार्बोकैटायन बना रहा है तो ये कौन सा कार्बोनियम है? प्राइमरी। क्या होगा? रीअरेंजमेंट। और अब बताओ ये पड़ोसी कार्बन कौन सा कहलाएगा? अल्फा। और अल्फा कार्बन है तो अब बताओ यहाँ से क्या माइग्रेट करेगा? CH3 माइनस। CH3 माइनस माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? C पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3। क्या आ जाएगा? CH2 CH3। तो अब बताओ ये बन जाएगा। अब बताओ ये कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। और बेंजीनिंग में क्या बोलते हैं? H हटा इलेक्ट्रोफाइल लगा। तो अब बताओ ये वाला टुकड़ा आपका दिखना चाहिए। तो बताओ बेंजीनिंग पर यहाँ पे क्या लगा है? कार्बन। यहाँ भी क्या लगा है? कार्बन। यहाँ भी क्या लगा है? कार्बन। कितने कार्बन लगे? 1 2 3 और 1 4। और यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे वाले में आपने सीधे सीधे क्या एंटर करा दिया? CH2 प्लस। C वाला भी नहीं होगा। तीसरे वाले में देखो कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने चाहिए? 5। ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो यही वाला स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट कर रहा है, यही कार्बोनियम है। दैट्स व्हाई आंसर इज बी। C2H5Cl की AgF से रिएक्शन करो इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। तो याद है ये सॉल्ट रिएक्शन बनाता था और ये जो कंपाउंड बनाता था फ्लोरोएथाइल फ्लोरोइथेन बनाता था। कौन सी रिएक्शन है? सॉल्ट्स। SN2 मैकेनिज्म से जाती है। अब कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। मैंने आपसे कहा था पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में अगर कहीं पे भी आपके पास एसिटाइलिन है, क्या है? एसिटाइलिन। और अगर आपने यहाँ पर यही वाला रिएजेंट लिख दिया एक्वस H2SO4 ऑब्लिक AgSO4, तो आप बता दो हमेशा यहाँ पर बनेगा ऑलवेज एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया, इसका मतलब ये कौन हो गया? अल्काइन। अगर अल्काइन है और आपके पास कौन है? H2SO4 ऑब्लिक HgSO4 है, तो हमेशा क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। तो अब बताओ यहाँ पे कौन है? अल्काइन। अल्काइन है तो क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन बनेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। और आप बताओ मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो आपका क्या कहते हैं PCl5 होता है वो हैलोजिनेटिंग रिएजेंट होता है, SOCl2 हैलोजिनेटिंग रिएजेंट होता है, PCl3 हैलोजिनेटिंग रिएजेंट होता है, फास्फोरस ऑब्लिक आयोडीन हैलोजिनेटिंग रिएजेंट होता है। ये अल्कोहल की अगर PCl5 PCl3 SOCl2 Pi3 से रिएक्शन कराएंगे तो OH हटा के Cl लगाते हैं। वैसे अपन ने बोला था अगर हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे PCl5 PCl3 SOCl2 या किससे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा? Pi3 से, तब भी OH हटा के क्या लगाएंगे? Cl लगाएंगे। अल्डिहाइड और कीटोन के लिए भी क्या होगा? ये हैलोजिनेटिंग रिएजेंट होगा। कौन है? PCl5। PCl5 में 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं और एक क्या 2 क्या होते हैं? एक्सियल बॉन्ड होते हैं। तो इसका लिखने का तरीका ऐसा होता है, 3 बॉन्ड एक साथ हैं, 2 बॉन्ड ऐसे। और PCl3 की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा होती है, तो PCl3 को लिखने का तरीका ऐसा होता है, यहाँ पे OCl लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो आप? Cl लगा दो।
और यहाँ पे क्या लगा दो आप, ये Cl लगा दो और यहाँ पे भी क्या लगा दो, Cl। PCl3 की ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा, और जब ये ऑक्सीजन लेके जाएगा तो यहाँ पे कितने बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, 2, और यहाँ पे भी कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं, 2, तो कंपाउंड बन जाएगा CH3CCl2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। बात समझ में आ रही है? तो आप बताओ यहाँ पे क्या बना रहा है, अल्डिहाइड, बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे क्या बना रहा है, अल्कोहल, सी वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब बताओ यहाँ पे भी क्या बना रहा है, अल्कोहल, ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर कौन सा है, ए, सीधे सीधे दिख रहा है। The major क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेटा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, बेंजोइक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते स्ट्रॉन्ग हीटिंग। सीधे सीधे देखो ये कौन है, एसिड, ये कौन है, अमोनिया। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एसिड और अमोनिया मिलके क्या बनाएंगे बताओ, एसिड और अमोनिया। अमोनिया कैसा होता है, बेस, और एसिड क्या होता है, एसिड एसिड है। तो आप बताओ यहाँ पे अगर मेरे को याद आता है तो मैंने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि CH3COOH की रिएक्शन जब भी हम अमोनिया से कराते थे तो एसिटिक एसिड CH3COOH की अमोनिया से रिएक्शन कराते थे, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनता था वो बनता था, पहले सॉल्ट का फॉर्मेशन करता था CH3COONH4, फिर हम जब इसको हीट करते थे तो यहाँ से पानी निकलता था और बनाता था CH3CONH2, क्या बनाता था, अमाइड बनाता था। याद आ गया? तो एसिडिक एसिड की अगर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो हीट पहले क्या बनाएगा, अमोनियम एसीटेट, फिर क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बोलो, अमोनियम एसीटेट बनाएगा, फिर हीट करोगे तो क्या बनाएगा, अमाइड बनाता था। लेकिन आप बताओ बेंजोइक एसिड की यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो बेंजोइक एसिड के जब हम रिएक्शन कराएंगे तो आप बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CONH2। पहले तो एसिटेट बनेगा, CONH4 बनेगा, फिर हीट करोगे तो क्या बनेगा, अमाइड। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CONH2। लेकिन एक बार बताओ ये आपसे क्या रहा है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग है तो आप बताओ क्या करा रहा है, डी अमोनिएशन करा रहा है। मतलब यहाँ से क्या निकलेगी, अमोनिया निकलेगी। कितने मॉलिक्यूल, एक, तो यहाँ से NH2 निकाल दो और यहाँ से एक H निकाल दो तो कंपाउंड बन के तैयार होगा। तो ये बेंजीन रिंग, और अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। अब बताओ NH2 निकलेगा तो ये वाला बॉन्ड फ्री होगा, यहाँ से N एक H निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, आप बताओ यहाँ से क्या निकल रहा है, अमोनिया, तो यहाँ बचेगा NH, और यहाँ पे भी एक ये बॉन्ड बन जाएगा, एक ये बॉन्ड बन जाएगा, ये N आ जाएगा और ये बन जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात, थैलिमाइड। तो आप बताओ आंसर कौन सा होगा, बी वाला। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेंजाइल अमीन। आप एक बार बताओ ये कौन है, अमीन है। अमीन की किस, सॉरी यहाँ पर ये कौन है, अमीन है। अमीन है तो आप बता दो ये अपन ने क्या बोला, यहाँ पे कौन है, अमीन है, और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, CHCl3, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, अल्कोहलिक क्वेज। और आप बताओ जब भी हमारे पास अमीन होता था क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक क्वेज के साथ रिएक्शन कराता था तो हमारा कंपाउंड क्या बनता था, RNC, क्या बनता था, RNC, एंड द रिएक्शन इज नेम्ड एज कार्बिल अमीन रिएक्शन। लेकिन बेंजाइल अमीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन पे क्या होता है, CH2 होता है, यहाँ पे क्या होता है, NH2 होता है, क्या होता है, NH2 होता है। हम जब इसकी CHCl3 प्लस अल्कोहलिक केवेज से रिएक्शन करा रहे हैं तो आप बताओ इससे रिलेट करो, यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो काय में जा रहा है, NC में जा रहा है, R एज इट इज है। तो यहाँ पे भी देखो ये वाला जितना, ये वाला जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, R, और ये NH2 काय में जाएगा, NC। तो आप बताओ कंपाउंड बनेगा C6H5CH2NC। अब बता दो ये कौन हो गया, बेंजाइल आइसोसाइनेट। अब तो यहाँ पे देखो सीधे सीधे दे रहा है, PHCH2Cl होगा नहीं, PHCH2Cn नहीं होगा, PHNC नहीं होगा, होगा कौन सा, C6H5CH2NC, और ये आंसर है। आप बताओ ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हो, एक्चुअल में स्ट्रक्चर कौन है, CHO CHOH CH2H, ये कौन है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अल्डिहाइड ग्रुप को काय में ले जाएगा, एसिड। तो आंसर कौन सा हो गया, ए। हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सबके पेपर बहुत अच्छे चल रहे होंगे। और आज हम जो है MT 18 का फिजिकल का सलूशन जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। तो कह रहा है कि सिंपली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेस्ट मेथड कौन सा होता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, चारों से मोलर मास निकालते हैं, लेकिन जो है सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। याद रखना है, डेटाबेस क्वेश्चन है बच्चों, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है।
तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, सुटेबल मेथड होता है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया केमिकल इक्विलिब्रियम का, केपी पूछा गया। देखिए एबी जो है इसका डिसोसिएशन दिया गया है, कह रहा है व्हेन द इनिशियल प्रेशर ऑफ AB2 जो है वो कितना दिया गया है 400 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड द टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 600 मिलीमीटर ऑफ Hg, देन वैल्यू ऑफ Kp आपको निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखें इसको। तो अब यहाँ पे मैं AB पहले तो रिएक्शन लिख लेता हूँ, AB2 गैस में है, सब कुछ स्टेट आपको दिखाई दे रहा है, AB प्लस का B। इनिशियल प्रेशर T इक्वल टू 0 पे कितना दिया है 400 मिलीमीटर और ये 0 अब इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, 400 में से मान लीजिए P प्रेशर डिकम्पोज हुआ किसके अकॉर्डिंग, एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N, अगर T और V कांस्टेंट है तो ये लगाते हैं, और ये कितना बनेगा P और P। ठीक है, अब इसमें तुम्हें क्या दिया गया है टोटल प्रेशर, इस समय जो है इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना दे रखा है 600 इक्वल टू, और इसका जोड़ोगे तो 400 माइनस का P प्लस का P और प्लस का P, इन सब का सम, तो P से P कटेगा और P इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg। अब इस 200 को फिर से इसमें रखोगे तो इक्विलिब्रियम पे जो है फाइनली वैल्यू इसकी कितनी मिल जाएगी 200, ये AB का प्रेशर कितना हो जाएगा 200 और ये भी कितना हो जाएगा 200। ठीक है, अब देखो आगे, तो Kp का फॉर्मूला आपको पता है, क्या लगाओगे पार्शियल प्रेशर किसका इक्विलिब्रियम पे AB इंटू पार्शियल प्रेशर B अपान पार्शियल प्रेशर AB2। अब वैल्यू दे रखी है इसकी, ठीक है, कितना दिया है इसका निकाल लिया अपन ने, कैलकुलेट कर दिया 200 और यहाँ पे बच्चों कितना है 200 से 200 कटेगा, आंसर कितना आ जाएगा 200, और किस में आएगा पता है मिलीमीटर ऑफ Hg में आएगा। ये आंसर सही हो गया। ठीक है, डी राइट आंसर। आगे बढ़िए। अब डी जो है देखिए क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं और लास्ट में देखिए क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जब भी कोई करेक्ट और इनकरेक्ट वाला हो तो उसको पॉइंट आउट जरूर कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए। क्या दिया है, द हाफ सेल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड ऑफ डैनियल सेल, वो था बिल्कुल सही बात है। डैनियल सेल में जो है, डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है, तो उसमें Zn जो है एनोड पे यूज होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड जो है वो कॉपर होता है, उसका रिडक्शन होता है। ये बात पूरी तरह से सही है, और ये सही होने के नाते देखिए ये वाला आंसर काट दीजिए, ये वाला आंसर आप यहाँ पे काट सकते हो। दो ऑप्शन खत्म हो गए, 50-50 पे आ गए। आगे बढ़ते हैं। फिर सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको बोला, सॉल्ट ब्रिज प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल contact between the two solution without allowing them to, स्पेस है यहाँ पे, with each other, कह रहा है कि ये क्या करता है, कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता है जो कि सैल्यूट को एक दूसरे में जाने नहीं देता है, और दोनों तरफ के जो सोल्यूशन होते हैं, हाफ सेल सोल्यूशन होते हैं, उनको जोड़ के रखने का काम करता है। क्या ये बात सही है? ये बात भी पूरी तरह से सही है। तो इसका करने बाद सही, हम तो इनकरेक्ट, तो ये वाला आंसर क्या हो गया गलत। तो आंसर क्या रहेगा सी सही आंसर है। और इसमें देख लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। बाई कन्वेंशन a negative E0 value means that the redox couple is weaker reducing agent than the H plus ion। और ये तो इसमें रिएक्शन बेटा ये है, H प्लस से तुम जा रहे हो H2 में, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ पे गलत बात है एक्चुअली में। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका क्या हो ऑक्सीडेशन हो, जिसका क्या हो ऑक्सीडेशन, वो क्या कहलाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे चलिए बताता हूँ। ये है, इसका रिडक्शन होता है तो इसके ऊपर जो है सबका नेगेटिव वोल्टेज होता है, और इसके नीचे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की जा रही है, यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है पॉजिटिव, इधर सारे वोल्टेज क्या आते हैं पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये वैल्यू किसकी होती है एसआरपी, किसकी वैल्यू है एसआरपी। एसआरपी वैल्यू क्या है नेगेटिव, एसआरपी वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब इसका रिडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, इसका क्या होगा अच्छे से क्या होगा ऑक्सीडेशन। और अगर इनका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या कहलाएंगे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। यहाँ पे वीकर बोला है तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट गलत, तो सी जो है वो सही आंसर। ये केवल एक्स्ट्रा के लिए बताया, बाकी ऑप्शन आप समझ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है कह रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन गिव द फॉलोइंग एनालिसिस, ठीक है,
एनालिसिस के बाद कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का दिया है। इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वुड बी, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन इसका देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन बाई मोल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बाई मोल रेशियो। अब बाई मोल रेशियो में तो मोल ऑफ कार्बन, और कार्बन का मोल बेटा कितना रहेगा, इसका वेट, और ये परसेंटेज बाई वेट है सारे, कुछ नहीं देगा तो ये मानेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 24.27 अपान कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास इसका 12, ये है 4.07 अपान 1, और ये आ जाएगा 71.65 अपान कितना रहेगा, ऑक्सीजन क्लोरीन है, और क्लोरीन का बेटा एटॉमिक वेट होता है कितना, क्लोरीन का होता है 35.5। अब ध्यान से देखो, अब इसको क्या करते हैं अपन, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसको जब काटोगे लगभग 2 बार जाएगा, और इसको काटोगे तो ये भी लगभग कितना जाएगा, 2 बार। डेसिमल वाली वैल्यू को जो है छोड़ देते हैं, क्योंकि इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो इनके जो मोल है, जो मोल आते हैं ना, ये नंबर ऑफ एटम वो बेटा इंटीजर आते हैं, फ्रैक्शनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब ये रेशियो कितना आ गया, 2:4:2। इंपीरिकल फार्मूला के लिए सिंपलेस्ट रेशियो लिखना होता है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 1:2:1 आ जाएगा, और यहाँ पे कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 1। तो ये अपना आ गया इंपीरिकल फार्मूला, और आंसर आ गया डी। मूव करें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन फॉर विच रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन इज के। कह रहा 300 केल्विन पे रेट कांस्टेंट कितना दिया गया है, रेट कांस्टेंट आपको दिया गया है के सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई है, और कह रहे 310 पे कितना दिया गया है, 2 के सेकेंड इनवर्स विल बी नियरली। एक्टिवेशन एनर्जी पूछा गया है, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए log K2 अपान K1 इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपान 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपान T1 इंटू T2। बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है, कई जगह डेल्टा एच आता है, एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दे दिया गया है 2K और ये दिया है K इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, और वैल्यू बेटा किलो जूल में दिए, तो R की वैल्यू पता कितनी रखेंगे, R की वैल्यू रखोगे 8.314, ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब T2 कितना है, 310 माइनस का 300, और अपान में कितना रहेगा, 300 इंटू 310। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो K से K कट जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है 0.2, log 2 की वैल्यू कितनी, 0.3, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी अपान 2। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी है, और ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आप इससे बच नहीं सकते। ऊपर बचेगा 10 अपान 300, ठीक है, 1 0 मान लीजिए अपन ने उड़ा ही दिया वहाँ से, ठीक है। चलिए 300 इंटू 310, तो चाहे ये वाला 0 काट लीजिए, और एक्टिवेशन एनर्जी जब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपना, आंसर आई थिंक ये वाला आएगा, ठीक है, बी 69, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, 53.59 किलो जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.6 ग्राम यूरिया एंड 3.42 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सोल्यूशन है, उसमें क्या कह रहा है कि 6 ग्राम तो यूरिया मिलाया गया है और 3.42 ग्राम शुगर मिलाया गया है 100 ml वाटर, ठीक है, 100 ml वाटर है इतना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन 100 ml वाटर है इतना। तो सबसे पहले समझो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले अपन मोलरिटी निकालेंगे M1 मतलब इसकी मोलरिटी यूरिया की। तो मोलरिटी M1 बराबर आ जाएगा, यूरिया का वेट 0.6 और मोलर मास होता है 60, और 100 मान लोगे इसका सोल्यूशन इंटू 1000 ml में है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे 0.1 मोलर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे M2 ग्लूकोज की मोलरिटी निकालोगे तो कितना दिया है 3.42 और मोलर मास इसका होता है, बहुत कॉमन है, मोल में मैं शुरुआत में पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद फिर से 100 ml और इंटू क्या लिखोगे 1000, सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल सी बात है 0.1। अब यहाँ पे
टोटल C रहता है, क्योंकि देखो पाई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ, CRT फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो C यानी M रिजल्टेंट की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा M1 और M2 सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि सेम सोल्यूशन में है। तो अब उसके बाद ये ऐसे भी निकाल सकते हैं टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। देखो ध्यान से कंफ्यूज मत होना, मोलरिटी वगैरह डायरेक्ट ऐड नहीं होती है, यहाँ पे हुआ क्या है टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम करके करोगे तो उससे भी यही आएगा, ठीक है, टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। चलिए तो अब कितना हो जाएगा 0.1 0.1 तो 0.2 लिख दिया जाए डायरेक्ट, ठीक है। मोलरिटी आ गई, अब यहाँ पे क्या आ गया मोलरिटी आ गई बच्चों 0.2, ठीक है। एटीएम है, अब इसकी वैल्यू रखनी होगी 0.0821 इंटू और 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना 300 केल्विन। ये वाला दशमलव हटाओगे तो कितने जीरो आएंगे 4 जीरो आएंगे, यहाँ पे 2 जीरो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे और एक इसको भी हटाओगे तो कितना रहेगा 1 10 यहाँ पे आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब 0.82 ले लो, क्या दिक्कत है 2 इंटू 82 इंटू 3 अपान कितना बचा है 1000, ठीक है। और उसके बाद जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, बी आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है 4.92 एटीएम उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 ग्राम NaOH इज मिक्स्ड विद 7.3 ग्राम HCl टू prepare 5 लीटर aqueous solution, द रिजल्टिंग सोल्यूशन will have pH इक्वल टू। सिंपली देखिए क्या कर रहा है 8 ग्राम तो आपने मिला दिया NaOH और 7.3 ग्राम उसमें मिला रहे हैं HCl, 5 लीटर सोल्यूशन बना रहे हैं, तो कह रहा है भैया रिजल्टिंग सोल्यूशन का pH क्या होगा ये आप बता दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद जो है इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो एसिड और बेस को मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो एसिड और बेस को मिला रहे हो, तो पहले तो इनका क्या वेट दिया तो आप मोल निकाल लीजिए या मोलरिटी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इनकी मोलरिटी बराबर आ जाएगी, ठीक है, और फाइनल सोल्यूशन कितना बनाया गया है, फाइनल सोल्यूशन कितना है 5 लीटर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, अगर थोड़ा सा समझिए, पहले आप चाहे तो मोल निकाल लीजिए N1 निकाल लीजिए, ठीक है। तो 0 कितना 8 अपान कितना आ जाएगा, मोलर मास इसका होता है 40, मोलर मास कितना हो गया 40, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे अपन तो आ जाएगा 10 और 2 यानी 0.2 मोल, कितना आ गया 0.2 मोल। N2 यानी HCl के मोल तो कितना आ गया 7.3 अपान कितना आएगा 36.5 और ये भी जानते हो कितना आ जाएगा, ये भी 0.2 मोल आ जाएगा। तो एक बात ध्यान से सुन लो, पहले तो इन दोनों के मोल यानी यहाँ से तुम्हें H प्लस OH माइनस आयन कितना मिल जाएगा 0.2 मोल और यहाँ से Cl H प्लस आयन कितना मिल जाएगा 0.2 मोल। ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वाटर बन जाएगा टोटल, इसमें चला जाएगा वाटर, बराबर है, तो सोल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल। सोल्यूशन कैसा आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल सोल्यूशन का pH कितना होता है 7 होता है। टेम्परेचर दिया नहीं 25 डिग्री मानेंगे 7, तो 7 देखो आंसर दिया है क्या, सी इज द राइट आंसर फॉर यू। आगे बढ़िए। अब उसके बाद क्या दिया pH ऑफ सोल्यूशन, pH ऑफ विच सोल्यूशन, pH ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, आप समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले कह रहा pH किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। 4 तरह के सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट बना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्लस का वीक बेस। इसका pH कितना होता है 7, न्यूट्रल होता है सोल्यूशन। कोई भी सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से pH कितना होगा 7, तो ये वाला गलत हो गया। पहला वाला NaCl बना है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका डिपेंड नहीं करेगा, यानी इसका pH डिपेंड नहीं करता, इसका pH डिपेंड नहीं करता। इसमें pH में कंसंट्रेशन का टर्म इन दोनों में आता है, ठीक है, इन दोनों में आता है। तो कौन सा डिपेंड करेगा, यानी ऐसे सॉल्ट, ऐसा सॉल्ट जो बना होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। चेक करते हैं, ये सॉल्ट बना है वीक एसिड प्लस का वीक बेस, गलत हो गया, तीसरे वाले में आ गया, इसका pH डिपेंड नहीं करेगा। अब इसके बाद आ गए, ये भी बना है किससे, सेम वीक एसिड और वीक बेस, और ये बना है वीक एसिड प्लस का स्ट्रॉन्ग बेस, तो चौथा वाला सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं, बहुत सिंपल है।
खूब सिखाया जाता है अच्छे से। ये आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, क्वांटम नंबर से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझे। ऐसे क्वेश्चन है तो थोड़ा लैंग्वेज पे बढ़िया ध्यान दिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द क्वांटम नंबर आर इनकरेक्ट। कह रहा है कि क्वांटम नंबर से संबंधित इनमें से कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है। कैसे पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा, इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए समझते हैं। कह रहा है एंगुलर क्वांटम नंबर डिटरमाइन द डायमेंशन सेफ ऑफ द ऑर्बिट। क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ये बात सही है, तो ये बात जो है एंगुलर क्वांटम नंबर जो है ये बात ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट का गलत कह रहा है ना, तो ऑर्बिट ये गलत है बेटा, ये वाला क्या है, ये गलत है, बी गलत है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज ऑफ, ये बात भी क्या है, गलत है। साइज नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल को बताता है, ठीक है, साइज नहीं बताता है। उसके बाद जो है स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू द चूजन एक्सिस। सही बात है ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी इसका सही। इनकरेक्ट क्या है, बी और सी। ठीक है, आगे बढ़े। अगले वाले में क्या आ गया, देखिए मरकरी सेल इज सुटेबल फॉर लो करंट डिवाइस। मरकरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कॉमर्शियल सेल पढ़े होंगे आपने, ठीक है, मरकरी, जिंक, कैडमियम सेल, ये सब। तो मरकरी सेल इज सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स, जो आप एयर बड्स वगैरह लगाते हैं ना, उनमें यूज किया जाता है। एंड वॉचेस, घड़ियों में यूज, बहुत छोटा सा सेल आता है इतना बड़ा सा, ठीक है, ये छोटा सा सेल आता है इतना बड़ा सा, ठीक, इसको मरकरी सेल बोलते हैं। तो अगर छोटी डिवाइस के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता बहुत कम होती है, काफी कम वोल्टेज रहता है। द सेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट। अब इसका रीजन क्या है, द सेल पोटेंशियल इज कांस्टेंट एज ओवरऑल द रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इंसुलेशन हुज कंसंट्रेशन कैन चेंज। ठीक है, ये ड्यूरिंग है यहाँ पे, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इसके लाइफ टाइम दौरान। ये बात भी पूरी तरह से सही है। और सुनो, ये इसलिए भी होता है क्योंकि इसको लाइफ टाइम के लिए, काफी लंबे टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों बातें इसकी क्या है, सही है, दोनों बातें सही हैं और इसका रीजन भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 75 नंबर लिखा, विच p orbital overlapping would give the strongest bond। कहा कि कौन से p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड देगा। तो देखिए ये तो ओवरलैपिंग है नहीं, ये भी ओवरलैपिंग है नहीं, और ये जो दो देख रहे हैं, एक ये ओवरलैपिंग और ये जो देख रहे हैं, तो देख रहा है ये भी प्लस प्लस और माइनस माइनस इन फेज में ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन इससे आपका पाई बॉन्ड बनेगा, और ये भी इन फेज में प्लस प्लस और माइनस, इससे आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड और लिखा p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, तो इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा मैच द कॉलम्स। एक कॉलम में, जो फर्स्ट कॉलम में आपको कंपाउंड दिया है और सेकेंड कॉलम में शेप दिया हुआ है। तो देख रहे हैं 1 बाई 1 कंपाउंडों को देखा जाए कि पहले कंपाउंड में XeO2F2, सेकेंड में XeF5-1, XeO3F2 और XeF2 लिखा हुआ है। इस सारे का हम लोग स्ट्रक्चर से जरा यहाँ पे ड्रॉ करें और उसमें देखा जाए कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर है यहाँ पे। तो देख रहे हैं XeO2F2, तो XeO2 और F2 देख रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 + 2 4, 4 और 2 यहाँ पे 6 और 2 यहाँ पे एज ए लोन पेयर बचे गए। तो देख रहा है इसका अब बॉन्डिंग देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 लोन पेयर। तो देख रहे हैं कि इसमें ये है, तो XeF2 का जो हम लोग का शेप होगा वो आपका सी शार्प होगा, शेप होगा। सेकेंड देखा जाए XeF5-1, तो देख रहे हैं कि Xe5 यहाँ पे -1, तो देख रहे हैं Xe में 8 इलेक्ट्रॉन था और एक -1 की वजह से 9 हो गया, तो 5 1 2 3 4 5 ये 5 हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, तो 5 यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गया। तो देख रहे हैं इसका जो शेप होगा हम लोग का, ये आपका पेंटागोनल प्लेनर शेप का होगा।
तो इसलिए बी का जो मैचिंग हम लोग का ऐसे दिखाई देगा। अगला देखा जाए XeO3F2 देखे जाए। देखिए तो XeO3 तो ये एक ऑक्सीजन, सेकेंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन लगा हुआ है। तो इसमें जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है सारे के सारे बॉन्ड पेयर में है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है। तो हम लोग इसका देख सकते हैं XeO3F2 का जो शेप होगा ट्राइंगोनल बाई पिरामिड की तरह शेप होगा, जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मैचिंग। अब लास्ट XeOF2 है, तो देख रहे हैं XeOF2, तो एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन इधर और जो लोन पेयर बच गए 1 2 3, तो 3 2 जा 6, 6 1 7 और 1 8। यहाँ पे जेनान में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 आपके लोन पेयर है। तो देख रहा है कि ये आपका लिनियरली शेप होगा। तो इस तरह हम लोग का इसका जो आंसर होगा ए का आर होगा, बी का एस होगा, सी का पी होगा और डी का क्यू। तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा N2 and O2 are converted into monoanions। देख रहा है, तो ये हम लोग N2 कन्वर्ट हुआ है N2-1 में और O2 कन्वर्ट हुआ है O2-1 में। मतलब ये 14 से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चल गया 15 हो गया और O2 16 से एक बढ़ गया तो आपका 17 हो गया रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स देख रहा इज रॉन्ग। हम लोग को रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से देखना है, कौन इसमें से स्टेटमेंट जो हम लोग का है वो रॉन्ग है। तो पहला ही ऑप्शन देखिए, इन N2-1 यहाँ पे लिखा NN बॉन्ड वीकेंड। तो लिखा है कि N2-1 के बीच मतलब इसके अंदर में जो NN बॉन्ड है क्या हो गया, वीकन हो गया। तो कहा कि ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, कह रहा यहाँ रॉन्ग हमको चेकना है। तो देख रहा है ये क्या है आपका, ये सही स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग नहीं है। फिर देख रहे हैं कि अब लिखा इन O2-1 OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज। जो O2-1 के अंदर है OO बॉन्ड है वो क्या किया, इंक्रीज किया। बोला कि नहीं, यही वर्ड आपका गलत मिल गया, ये इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज होगा। तो यही ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, सही हो गया यहाँ पे। तो 77 का हम लोग बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो बोथ, दोनों पूछ रहा है, बोथ लिंकेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कह रहा है कि इसमें किस में कंपाउंड में लिंकेज भी होगा और साथ लिंकेज के साथ साथ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। तो लिंकेज में देखते हैं कि सेंट्रल एटम से जो लिगेंड का अटैचमेंट डिफरेंट होता है और आयोनाइजेशन में देखते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिफरेंट तरह के क्या करते हैं, आयंस डिफरेंट देते हैं। मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटर स्फीयर में क्या होता है, आयनों का एक्सचेंज होता है। तो हम लोग देखा जाए कि किसमें आयनों का भी एक्सचेंज हो रहा है और लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ अटैचमेंट भी डिफरेंट कर रहा है। इसी को हम लोग को इसमें देखना है। तो इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन देख रहे हैं, ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है। तो देख रहे हो ये NO2 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि NO2 में N से भी अटैच होगा और ONO से भी अटैच होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम चेंज हो सकता है। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम जो इस मेटल से अटैच होगा तो NO2 से भी अटैच हो सकता है और ONO से भी अटैच हो सकता है। तो देख रहे हैं इसमें आपका जो लिंकेज इसमें मिल सकता है। और दूसरा जो यहाँ पे Br लिखा हुआ है और बाहर में क्लोरीन लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एक्सचेंज भी कर सकते हैं। Cl को अंदर करेंगे, Br बाहर। तो एक बार ये क्लोराइड आयन देगा, जब इसको इनर में लाएंगे, इसको बाहर करेंगे तो ब्रोमाइड आयन भी दे सकता है। तो देख रहे हैं आयोनाइजेशन भी ये शो कर सकता है और इसके वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिंकेज भी शो करता है। तो ये लिंकेज शो करेगा और इसके वजह से आयोनाइजेशन। तो इसलिए हम लोग का ये डी ऑप्शन सही हुआ। वही चीज इसमें देखते तो आपको डिफरेंट आयंस नहीं मिलते, इसमें भी डिफरेंट आयंस नहीं मिल रहे हैं और इस ऑप्शन में डिफरेंट आयन नहीं मिल रहे हैं। तो ये जो है ये आपका डी नंबर कंपाउंड ही शो कर सकता है। तो इसलिए हम लोग का 78 का डी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको पढ़ा जाए। तो एसेशन में लिखा मोलिब्डेनम 6 एंड टंगस्टन 6 आर फाउंड टू बी
मोर स्टेबल, मतलब ये मॉलिब्डेनम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में और टंगस्टन 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करता है, मोर स्टेबल पाया जाता है। किसके कंपेरिजन में, तो देन यहाँ पे लिखा है क्रोमियम +6, तो बोलता है ये क्या है, ये वर्ड आपका सही है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हाफ फील्ड के केस में आ जाते हैं। तो हाफ फील्ड आप जानते हैं बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशनों से मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए ये मॉलिब्डेनम और टंगस्टन देख रहा है यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हाफ फील्ड को गेन कर रहा है, इसलिए ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू क्रोमियम +6 से। तो ये हम लोग का एसेशन सही हुआ। अब रीजन को देखते हैं, लिखा क्रोमियम 6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो जब हम लोग ये क्रोमियम 6 को डाइक्रोमेट के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ लिखा एसिडिक मीडियम में एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो देख रहा ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अपने ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सेल्फ रिड्यूस करेगा, तो एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबको पता है यहाँ पे कि क्रोमियम 6 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अब हाईएस्ट में है, तो ये नीचे अपने लोएस्ट में जाएगा, तो ये सेल्फ रिड्यूस होगा, तो एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इसलिए ये वर्ड यहाँ पे गलत, कि रिड्यूसिंग नहीं, ये वर्ड गलत, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो पहला ट्रू और सेकंड फॉल्स, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, ए इज ए ट्रू और आर इज ए फॉल्स, इसलिए हम लोग का ये सेकंड ऑप्शन क्या है, सही हुआ आपका। इस प्रकार तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू। Number of structural isomers only having 3 membered ring from the molecular formula C6H12। तो सबसे पहले तो आप एक बात देखो, इसका हम DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 + 1 - 12/2, तो ये हो जाएगा 7 - 6 यानी कि 1। और आप बताओ एक डबल, और आपसे क्या क्या आ रहा है, 3 मेंबर्ड रिंग, तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट काय में चला जाएगा, रिंग, और रिंग हमें कितने एटम की बनानी है, 3। आप बताओ मैंने यहाँ पर कितने कार्बन एडजस्ट कर दिए, 3, हाथ में कितने कार्बन बचे हुए, 6। अब 6 कार्बन बचे हुए, तो आप बताओ सीधे सीधे एक स्ट्रक्चर तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, CH2 CH2 CH3। अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बातचीत करूं तो आप बताओ इसी प्रोपाइल का एक और स्ट्रक्चर बना सकता हूं, कौन सा, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर बन गए। तीसरे में आप बताओ, अब मैं मिथाइल ले लूं, तो यहां पर मैंने कितने मिथाइल ले लिए, 2, और यहां पे ले लिया 1। तीसरा मैं ऐसा भी बना सकता हूं, नेक्स्ट एटम की सारे मिथाइल अलग अलग कार्बन एटम पे लगा दूं। अब एक और बना सकता हूं कि मैं यहां पर क्या ले लूं, एक इथाइल ग्रुप ले लूं और एक मिथाइल ग्रुप ले लूं, और एक मैं बना सकता हूं कि मैं दोनों को अलग अलग कार्बन पे लगा दूं, इथाइल यहां लगा दूं और मिथाइल यहां लगा दूं। अब स्ट्रक्चर गिनो, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 6। NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो पहले तो एक बार बताओ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NaOH, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ NaOH। ये होता है ड्यूमास मेथड। कौन सा मेथड होता है, ड्यूमास। अब ड्यूमास मेथड में आप बताओ, ड्यूमास मेथड को ही हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, और डी कार्बोक्सिलेशन नीट में आता है। डेफिनेशन याद रखना, RCOOH से RH का मिलना विथ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन। अब बताओ मेरे को क्या बनाना है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, और यहाँ पे मेरा 2 मिथाइल ग्रुप लगे, तथा 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाना है। अब बताओ 3 पहले मैंने पेंटेनोइक एसिड बनाया, 1 2, अब बताओ कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3, 3 पे क्या लगाया है,
CH3 और यहाँ पे क्या लगा है CH3 और आप बताओ आप क्या कर रहे हो डी कार्बोक्सिलेशन RCOOH से RH का मिलना, तो आप बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2 निकल जाएगा, बोलो हाँ। और जब CO2 निकल जाएगा तो ये वाला कार्बन जब पूरा एसिड ग्रुप हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 4। इस कंपाउंड का नाम और ये स्ट्रक्चर सेम हो गया 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो पहला वाला सही। अब दूसरा देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं 4,4 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड, तो यहां पे भी मैंने क्या लिखा COH 1 2 3 4 5। अब बताओ नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5। और आप एक बात देखो यहां पे, अब मैं इसको मिटा देता हूं बेटा, ठीक है। अब बता दो 4 नंबर पे क्या लगा रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहा है, बोलो हाँ। अब यहाँ पे क्या लगा रहा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहा है। अब बताओ फिर डिकार्बोक्सिलेशन है, क्या निकल जाएगा CO2 निकल जाएगी। अब जब CO2 निकल जाएगी तो आप बताओ, अब इस कंपाउंड का जब नाम लिखूंगा तो आप बताओ कहां से लिखूंगा। इस कंपाउंड का जब नाम लिखूंगा तो मैं यहां से लिखूंगा, देखना आप, इसको कहूंगा 1, इसको कहूंगा 2, इसको कहूंगा 3, इसको कहूंगा 4 और फिर देखो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो आप बताओ ये वाला आंसर भी सही। अब तीसरे वाले में देखो 2,2,3 ट्राइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो आप बताओ ये कंपाउंड कौन सा हो गया COOH। आप बताओ ये कार्बन कितने कार्बन बनाने, 4, एक बन गया 2 3 4। अब 2 नंबर पे आप बताओ, ये 2 नंबर पे क्या लगाया आपने मिथाइल, और यहाँ पे 3 नंबर पे क्या लगाया 2 मिथाइल। हम जब डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो फिर CO2 हट जाएगा। अब जब CO2 हट जाएगा तो आप बताओ ये ग्रुप रिमूव आउट हो गया। अब जब रिमूव आउट हो जाएगा तो आप बताओ जब अपन नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इसलिए आंसर कौन सा होगा डी। अतः CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 की अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूं ओजोन से, तो आप बताइए ओजोन ऑब्लिक जिंक ऑब्लिक H2O, तो कहीं पे भी ओजोन के साथ जिंक ऑब्लिक वाटर देता है तो इसका मतलब होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब होता है कि आप बताओ अल्डिहाइड में ही जाएगा, अल्डिहाइड ही रहेगा और कीटोन ही रहेगा। तो आप बताओ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डबल बॉन्ड। मेरा तरीका यह है कि जब भी पूरी केमिस्ट्री की दुनिया में ओजोनोलिसिस लिख के देता है और आपको क्या दिख जाए डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड है तो आवाज आनी चाहिए खचखचाक, मतलब जो भी आपके डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये C डबल बॉन्ड थी, ईच ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विल बी टू CO। और अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है फिर आवाज आएगी खचखचाक, एंड ईच ऑफ द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम विल मूव टू एसिड, ये भी काय में जाएगा एसिड। आप बताओ लेकिन यहाँ पे कौन है अल्कीन है तो क्या आवाज आएगी खचखचाएगा, ये क्या आएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी क्या आएगा डबल बॉन्ड हो और ये टुकड़ा खत्म। तो बताओ पहला टुकड़ा क्या बन रहा है CH3CO और CH3CO C में भी है, किसमें A में भी है। आप बताओ B में CH3CO यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप बताओ इसमें भी दिया, चारों ऑप्शन में CH3CO दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बताओ ये क्या दिया हुआ है CH3, आप बताओ इस वाले कार्बन पे देखो 2 CH3 लगे, इस कार्बन पे 2 CH3 और ये एक तीसरा CH3 लगा है, बोलो हाँ। और यहाँ पे कितने CH3 चाहिए, एक्चुअल में कंपाउंड जो बन रहा है वो ये मिलना चाहिए, आप देख लो बेटा पहले CH3COCH3 और दूसरा टुकड़ा जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए आपका CH3, यहाँ पे क्या आना चाहिए CH3, यहाँ पे क्या आना चाहिए H और यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका CHO, ये बनना चाहिए, ठीक है CH3CH3CHO। अब बता दो यहाँ पर एक कार्बन पे कितने अल्डिहाइड जिस कार्बन पे लगा है उस पे कितने मिथाइल ग्रुप लगे हैं 3 और यहाँ पे कितने लगे हैं 2, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पर CH3COCH3 दिया, वेरी गुड। अल्डिहाइड जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप होने चाहिए 2, तो आंसर इज बी। क्लियर। अब बताओ यहां पर ये तो बहुत समय से आपका आ रहा है और आ रहा है तो आपको मालूम है कि ए का आंसर माल्टोज में क्या होते हैं 2 अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर। अब बता दो लैक्टोज में क्या होते हैं बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। फिर आप बताओ सेलुलोज में क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज। और आप बताओ क्या कहते हैं सुक्रोज में क्या होता है अल्फा डी ग्लूकोज। इसलिए आंसर इज बी। ये रटो, ये बहुत बार आपके टेस्ट पेपरों में रिपीटेडली आ रहा है। Which of the following undergo Helmholtz-Zielinski reaction? HVZ रिएक्शन कौन शो करते हैं? HVZ रिएक्शन शो करते हैं ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें क्या प्रेजेंट हो, ये एसिड है और ये अल्फा, क्या प्रेजेंट हो अल्फा हाइड्रोजन। HVZ रिएक्शन कौन शो करते हैं ऐसे एसिड जिनमें क्या प्रेजेंट हो अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक क्लोरीन। तो आप बता दो ये भी कौन है एसिड, ये भी कौन है एसिड, ये भी कौन है एसिड, ये भी कौन है एसिड। और HVZ रिएक्शन शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। फिर बोल रहा हूं बेटा
HVZ रिएक्शन शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ पहले वाले में देखो आपने क्या लिखा हुआ है, पहले वाले में अगर आप देखोगे तो HCOOH। अब बताओ इसमें ये वाला एसिड, इससे नेक्स्ट वन वाला कार्बन होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब दूसरे वाले में देखो आपने क्या लिखा है COOH, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो गया, अल्फा, लेकिन आपने यहाँ पे सब पे क्या लगा रखा है, कार्बन, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तीसरे वाले में देखो आपने क्या बना दी, बेंजीन, और बेंजीन पे क्या बना दिया, C डबल बॉन्ड OH। और अब बताओ ये वाला कार्बन एसिड, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला जो कंपाउंड आप बना रहे हो, ये वाला जो कंपाउंड बना रहे हो, इसमें अगर आप देखो तो आप बताओ एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा, मैं बना देता हूं फिर से। ऐसा। अब बताओ तो इसमें भी क्या, एक कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 1 2 3 4, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लास्ट वाला देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CH3, यहाँ पे क्या लिखा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लिखा है OH। और एसिड जिस कार्बन माने फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे लगा होता है उस कार्बन को क्या कहते हो, अल्फा, उस पे क्या हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ये HVZ रिएक्शन देगा। 85 देखिए क्या दिया गया है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन H2 साइक्लोहेक्सीन एंड साइक्लोहेक्सेन R, इतना इतना दिया गया है रेस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन आपको निकालना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन आपको निकालना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ कंबशन का रिएक्शन लिख लिया हाइड्रोजन का, और इसको आप जलाओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो इंथैल्पी दी है डेल्टा H1 मान लीजिए इसे, ये दिया है -50 किलो जूल पर मोल। पहला रिएक्शन हो गया। दूसरी रिएक्शन में देखिए क्या दिया है, दूसरी रिएक्शन में दिया है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला जो है ये होगा साइक्लोहेक्सीन, और इसको लिखोगे अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में तो आ जाएगा C6 और H10 आएगा। कैसे आएगा H10, देखो एक डबल बॉन्ड आएगा, 6 कार्बन हो जाएंगे, तो यहां पे जो है 6 कार्बन एक डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, 2 4 6 8 9 10, ये हो गया। अब इसको क्या करना, फिर से आप इसको जलाना है। ऑक्सीजन और बैलेंस कैसे करोगे, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो कार्बन CO2 में जाता है, और 6 कार्बन है तो 6 यहाँ पे लगाओगे, और हाइड्रोजन 10 है तो 5H2O, ये लिख दिया। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इसको डेल्टा H2 पहले तो लिख लो, कितनी इंथैल्पी है, -35 किलो जूल। आप सुनो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, कार्बन बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करना, 6 × 2 12, 12 और 5 17, और यहाँ लिखोगे 17/2, ये हो गई दूसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन देखो ध्यान से, अब साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन में एक डबल बॉन्ड हटा दिया तो यहाँ पे ये आ गया, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों हो जाएगा C6H12, और प्लस का ऑक्सीजन तो चाहिए है जलाने के लिए, यहाँ क्या बनेगा 6CO2 और प्लस का 6H2O, और डेल्टा H3 बच्चों कितना जाएगा, -25, कितना जाएगा, -25, ठीक है। चलिए बैलेंस करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, क्योंकि अभी जरूरत है। 6 × 2 कितने, 12, 12 और 6 कितने हो गए, 18, यानी यहाँ पे कितना लगा दोगे, 9। अब देखिए क्या करना है, लास्ट में क्या पूछा गया है, द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, देखिए साइक्लोहेक्सीन का पूछ रहा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में तुमको रखना है ये क्या, C6H10, और प्लस का यहाँ पे रहेगा हाइड्रोजन, और ये जो जाएगा किसमें, ये इधर बचना चाहिए, डबल बॉन्ड हटाना है आपको, तो यह जाएगा C6H12। ये रिएक्शन लेनी, टारगेट अपना ये है। अब ये रिएक्शन कैसे आएगी, देखो ध्यान से, ये तो हमें किधर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे किधर है, राइट हैंड साइड में ले जाना, किधर है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इस रिएक्शन को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, रिएक्शन 3 को। और क्या करना है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में रखना है तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो रिएक्शन 1 को आपको सेम ऐसे ही रखना है, और प्लस लास्ट में जोड़ना होता है। रिएक्शन 2 को भी आपको ऐसे ही रखना है। क्यों ऐसे रखना, देखो ध्यान से, इधर क्या है, इसको आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, ठीक है, C10A, और अब उसके बाद इसको रिवर्स करना, तो यहाँ घटाना पड़ेगा रिएक्शन 3, रिएक्शन 3 को आपको घटाना पड़ेगा। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या रहेगा, आप पहली वैल्यू जोड़ोगे, ध्यान से समझना, -50, -35, और ये
जब रिवर्स करोगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। 50 और 35 कितना हो गया 85, और ये घटाओगे इसमें से तो यहाँ इस रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग जो इंथैल्पी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो बोलते हो, ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। बस समझ में आई, बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, कह रहा है कि इफ फॉर अ रिएक्शन, सर्टेन रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया है 50 किलो जूल पर मोल और 450 केल्विन, द वैल्यू ऑफ जो है वो एंट्रोपी चेंज फॉर विच द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर इज। कह रहा है कि डेल्टा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रहा है, कह रहा है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जो रिएक्शन है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना कैसे सॉल्व करोगे। अब एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा गिब्स फ्री एनर्जी में, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कराता हूं कॉपी में, ये आ गया। अब उसके बाद कह रहा है ये स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी है 50 किलो जूल माइनस, और इधर किस में दिया देखना जरा, जूल केल्विन, यानी किलो को यहीं पे हटाना पड़ेगा, तो हटा देते हैं तुरंत, क्यों आगे ले जाएं। तो किलो को हटाओगे यहाँ कितना लगाना पड़ेगा, 1000। अब आ गया इसमें माइनस टी कितना है 450, और इसके बाद आएगा इंथैल्पी एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, ये आ गया। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं पूरे को 450 से, तो 450 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, और इसको 450 से जब डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 50 इंटू 1000 अपान कितना 450 माइनस का डेल्टा। समझ रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट। 5 से काट दिया, 9 से काटोगे कितना रहे, 5 से काटोगे 9 आ जाएगा, और इससे जब काटोगे तो कितना रहेगा, ये आ जाएगा 911.11, ऐसे चलता रहेगा। तो अब देखो ध्यान से, ये नेगेटिव इक्वल टू ये आ गया 111.11 माइनस का डेल्टा एस। अब ध्यान से समझो, इसी में इसका आंसर छुपा है। एग्जैक्ट वैल्यू तुम निकाल ही नहीं सकते, अब कैसे करना पड़ेगा, इधर वाली वैल्यू नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होगा तो इधर वाली वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब इसकी वैल्यू इस वाले से क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये नेगेटिव कब आएगा, जब डेल्टा एस की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, 111.11 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्योंकि अगर ये कम हो गया तो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। तो अब देखिए इससे ज्यादा होना चाहिए, तो ये 100 है, 111 से कम है, गलत हो गया। सी वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया, और ये वाला आंसर सही है। आप कहोगे सर अगर दो आंसर ऐसे होते जो 111, अरे भाई दे ही नहीं सकता, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ऐसे कैसे दे देगा, फिर देना पड़ेगा डेल्टा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 is mixed with the 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। बेटा ये क्वेश्चन है अपना थर्मोकेमिस्ट्री से, थर्मोकेमिस्ट्री में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा होगा आपने, वहां से क्वेश्चन है। तो देखिए एक मोल या एक इक्विवेलेंट जब OH और प्लस का H प्लस आयन जब न्यूट्रलाइज होते हैं तो कितनी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ होती है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन माइनस का 57.1 किलो जूल आती है, और कैलोरी में निकालते हैं तो 13.7 के करीब कुछ ऐसे आती है। तो किलो जूल में दिया गया ये है, ठीक है। अब देखिए, तो जब एक इक्विवेलेंट और इसका भी एक इक्विवेलेंट, ठीक है, ये रहेगा तब इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अब देख लेते हैं सल्फर के किस इक्विवेलेंट कितने, तो सुनो ध्यान से, H2SO4 और यहाँ पे क्या है प्लस रिएक्शन किससे करा रहे हो, NaOH से। रिएक्शन किससे हो रही है, NaOH से। इसका कितना दिया गया है 500 में, डेटा निकालना हो सीधे। तो अगर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो इसकी मोलरिटी कितनी दी है, 0.5 इंटू 500 ml इंटू कितना लिखोगे, कितना दिया है वॉल्यूम 500 ml, एक्स फैक्टर 2 आएगा। और इक्विवेलेंट के लिए सुनो ध्यान से, यहाँ पे ठीक है ग्राम मिली इक्विवेलेंट नहीं निकालना, इक्विवेलेंट तो ये है, ये कट जाएगा पूरा, कितना बचा 0.5 इक्विवेलेंट, ये आ गए। अब इधर आते हैं,
तो इसमें कितना आ जाएगा, इसका भी वॉल्यूम मोलरिटी कितनी दी है 0.2 और वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 500 ml, एक्स फैक्टर रहेगा 1 और ml में है तो लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ गया 0.1 इक्विवेलेंट। अब लिमिटिंग रीजेंट का केस आ गया तो इसका जब 0.1 इक्विवेलेंट या ऐसे इसका एक इक्विवेलेंट जब यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा तो इसका भी कितना होगा, एक, कितना होगा, एक। ध्यान से समझना, तो ये दिया है 0.1 और यहाँ कितना दिया है 0.5, तो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला क्या हो जाएगा एक्सेस में। इसका 0.1 इक्विवेलेंट खत्म होगा तो इसका भी 0.1 और इसका 0.4 इक्विवेलेंट बचा रहेगा फाइनली सोल्यूशन में। तो सोल्यूशन तो एसिडिक होगा लेकिन ये हमसे नहीं पूछा गया है, हमसे पूछ रहा है तो एक इक्विवेलेंट के लिए इतनी एनर्जी, तो 0.1 के लिए कितनी हो जाएगी, तो बस 0.1 इंटू 57.1 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 पॉइंट कितना 5 और वैल्यू पूछी आपसे है, हीट रिलीज होती तो इन्होंने बोला ना इवॉल्व वर्ड आ गया तो माइनस का प्लस साइन यहाँ पे हो जाएगा एक तरीके से, तो 57.1 किलो जूल आंसर। देखो क्या दिया है, डी आंसर सही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। The number of radial node and total number of node in 3D orbital respectively। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का खूब पूछा जाता है, रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ठीक है, ये सब पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ नोड और ये सब। तो चलिए देखिए क्या करना है बच्चों आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड के लिए n-l-1 रेडियल नोड के लिए। अब 3D ऑर्बिटल है, क्या है 3D, तो n यहाँ कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 3 और l कितना हो जाएगा 2, पता है ना, l कितना हो जाएगा 2। क्वांटम नंबर तो निकालना आता है, 3 - 2 - 1 तो ये कितना हो गया 0। तो रेडियल नोड हो गया 0, तो पहला वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है टोटल नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड एंड टोटल नंबर ऑफ नोड। तो टोटल नंबर ऑफ नोड बेटा होता है n-1, क्या होता है n-1, तो 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो रेडियल नोड हो गए 0 और टोटल नोड कितने होंगे 2, तो क्या हो जाएगा आंसर 0 और 2, सी जो है वो सही उत्तर है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। 89 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया देखिए, मोलर मास और लोवरिंग वाला लग रहा लिक्विड सोल्यूशन का क्वेश्चन है। 0.1 ग्राम ऑफ एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, lowered the freezing point of benzene is 0.4 Kelvin, ठीक है। the freezing point depression constant of benzene का आपको दे रखा है ये, find molar mass of solute। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेल्टा टीवी बराबर क्या पढ़ते हो, टीवी नहीं टीएफ रहेगा, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोलालिटी, इंटू क्या लगेगा मोलालिटी। बेटा डिक्रीज इन फ्रीजिंग ये दे रखा 0.4 केल्विन, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5.12। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना दिया है 1 ग्राम, मोलर मास निकालना है, अननोन छोड़ लो, और उसके बाद कितने बेंजीन में 50 ग्राम बेंजीन और मोलर मास ग्राम में तो 1000 से करना पड़ेगा आपको। ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको 50 से निपटाए लो, 0 काटा तो कितना आ जाएगा ये 20, कितना आ जाएगा 20। तो मोलर मास बेटा कितना आ जाएगा बोलो, इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 5.12 इंटू 20/0.4, ठीक है 0.4। तो अब सिंपल बात है, ये दशमलव हटाओगे यहाँ कितना आएगा 1 0 और ये दशमलव हटाओगे यहाँ कितना आएगा 2 0। तो 2 0 तो आपने ये निपटा लिए, इसको इससे काट लिया तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 और यहाँ आ जाएगा 5 और 6, 256 दिखाई दे रहा है क्या। मोलर मास किस में होता है, ग्राम पर मोल में होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड, फर्स्ट ऑर्डर हो या किसी भी ऑर्डर हो, रेट कांस्टेंट के लिए बात करी गई है। केमिकल आयनिक में पढ़ते हो, यहाँ भी रेट कांस्टेंट केवल और केवल ताप पे निर्भर करता है। ऐसे क्वेश्चन पढ़िए और पहले से ही ऑप्शन ढूंढिए, बाकी देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम कुछ नहीं, टेम्परेचर पे डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन।